अच्छा, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की, एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि बाज़ औक़ात बड़ी एम्बैरेसिंग कंडीशन होती है और ये बीमारी हम अक्सर जो है ना इग्नोर करते हैं, अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करते या इवन अपने डॉक्टर के साथ भी हमें बात करते वक़्त इस बीमारी के बारे में कुछ हेजिटेशन होती है। और ये एक कंडीशन है जिसका ताल्लुक हमारे लाइफ़स्टाइल के साथ है, हमारी फूड इंटेक के साथ है, जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हमारा मेंटल लेवल भी उसमें स्ट्रेस वग़ैरह भी इन्वॉल्व होता है। तो आज हम बात करेंगे हेमोराइड्स के बारे में, जिसको आम ज़बान में कॉमनली लोग पाइल्स कहते हैं या लोग जो एशियन है उसको बवासीर के नाम से जानते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बवासीर या हेमोराइड्स क्या होते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं। इसको ठीक करने के लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास कौन सी ऑप्शंस या जिसको हम कन्वेंशनल मेडिसिन कहते हैं वो होती हैं। और जब लोग हमारे पास होलिस्टिक कंसल्टेंट्स प्रैक्टिशनर्स के पास आते हैं तो हम इन चीज़ों का कैसे इलाज करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी डाइट के ज़रिए, अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए, एक्सटर्नल यूज़ अरोमाथेरेपी के ज़रिए और होलिस्टिक रेमेडीज़ जिस तरह होम्योपैथी है, इसके इस्तेमाल से आप इस कंडीशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बीमारी जो है ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, रिवर्सेबल है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइटरी इंटेक को बेहतर करें। लेकिन अगर आप इस बीमारी को ठीक करते हैं और दोबारा वही चीज़ें करते हैं जो आप पहले किया करते थे, जिस वजह से आपको बीमारी लगी, तो ये बीमारी आपको दोबारा भी लग सकती है। क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ हम ठीक कर लेते हैं लेकिन हमारी हरकतें, हमारी आदतें कुछ ऐसी होती हैं कि हम दोबारा वही काम करते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है। हालांकि अगर आप किसी भी बीमारी के पीछे कॉज को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें तो वो बीमारी भी मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीमोराइड्स, पाइल्स ये होती क्या है। इसमें होता ये कि आपका जो बैक पैसेज है, जिसको हम रेक्टम या एनल एरिया कहते हैं, एनस कहते हैं, जिसको मक़द कहा जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी कभी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल आपको फीलिंग होती है, पेन हो सकता है, वहाँ पर बर्निंग हो सकती है, वहाँ पर इचिंग हो सकती है, यानी इस तरह की सेंसेशंस होंगी। और इसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं और वही आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेमोराइड्स या पाइल्स की कितनी किस्में हैं। नॉर्मली इसकी तो बहुत सारी किस्में, लेकिन आपके साथ जो टॉप 3 मेन हेमोराइड्स की किस्में वो मैं बयान करूंगा। एक हेमोराइड होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल हेमोराइड्स, यानी ये आपके रेक्टम के अंदर वाक़ होती हैं। नॉर्मली ये पाइल्स जो है ये पेनलेस होती हैं, इसमें पेन नहीं होता, लेकिन कभी कभी इनमें ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल या प्रोलैप्स्ड हेमोराइड्स। इसमें ये होता है कि कुछ इंटरनल हेमोराइड जो है वो स्लिप आउट हो जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं। और जब आप अपने आप को फील करते हैं, अपने आप को साफ़ करते वक्त, पानी के साथ धोते वक्त, तो आपको लगता है कि कोई चीज़ अंदर से बाहर निकली हुई है और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अंगूर के गच्छों की तरह होता है। तो ये बल्ज्ड हो जाती हैं, बाहर की तरफ ओपनिंग में बाहर आ जाती हैं। और कभी कभी आपको इनको मैनुअल तरीके से इंटरनल स्लिप इन करना पड़ता है, यानी इनको अंदर दोबारा डालना पड़ता है। और ये जो पाइल्स होती हैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग या ख़ारिश हो सकती है। और इसमें आपको नज़र आता है कि कोई चीज़ जो है वो उभरी हुई है या उसमें स्वेलिंग आई है, लम्प सा बन जाता है। और जो सबसे तीसरी किस्म है, जो सबसे ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन है, जिसमें आपको फ़ौरन इमरजेंसी हेल्प चाहिए होती है और प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, उसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोस्ड हेमोराइड्स। उसमें ये होता है कि आपकी हेमोराइड्स बाहर की तरफ आती हैं और हेमोराइड्स में स्वेलिंग के साथ साथ आपको लगता है कि जो ब्लड वेन्स हैं या खून की जो आर्टरीज़ हैं या वेसल्स हैं, उनमें ब्लड क्लॉट हो गया, यानी उसमें खून जो है वो जम जाता है। और ये एक ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। तो ये 3 तरह की हेमोराइड्स या पाइल्स हैं और आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना एग्जामिनेशन करते वक्त या करवाते वक्त वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो आप खुद भी इन बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंटरनल, एक्सटर्नल और थ्रोम्बोस्ड, ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना पाइल्स हो सकती हैं। अब नाज़रीन हम बात करेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आप इस बीमारी की वजह को बेहतर करें, जिस कॉज को, जिस वजह से आपको बीमारी लगी उसको इम्प्रूव करें, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी जो मेन वजह होती है वो होती है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी जिन लोगों को बहुत पुराना कब्ज़ रहता है या जिन लोगों को इवन बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हम एक किस्म का कब्ज़ ही कहते हैं। जिसमें ये होता है कि आप दिन में 4-5 मरतबा खाना खाने के बाद आपको फ़ौरन टॉयलेट रन करना पड़ता है, डायरिया होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, तो आपको उस वजह से भी पाइल्स हो सकती हैं। कुछ लोग टॉयलेट सीट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो ये आदत भी गलत है, इससे भी बीमारी हो सकती है। औरतों को नॉर्मली चाइल्ड को, बच्चे को डिलीवर करते वक्त जब ज़ोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, तो उसमें जो है रेक्टल प्रोलैप्स या पाइल्स बन जाती हैं। या इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर औरतों को 9 महीनों में, आखिरी ट्राइमेस्टर में ख़ासकर, पाइल्स का मसला हो जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं या बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं। अगर आपकी खुराक में पानी का इस्तेमाल कम है, आप अपने आप को डिहाइड्रेट करते हैं
और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें फ़ाइबर बहुत कम हो, तो आपको मसला हो सकता है। देखें, वक्त के साथ साथ हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है ना कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो यही हिस्सा जब आपके रेक्टल के इर्द गिर्द जो रिंग होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है, तो उस वजह से भी बुज़ुर्गों में ख़ासकर पाइल्स का मसला वीकनेस की वजह से या एजिंग फैक्टर की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इस बीमारी का ताल्लुक आपकी लिवर कंजेशन के साथ है, आपके जिगर के साथ है, कि अगर आपका लिवर जो है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, बर्डन हो गया है, उसमें एक कंडीशन जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, यानी लिवर आपका श्रिंक हो गया है। और ये भी है कि आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ खून हमारा आर्टरीज की तरफ जाता है और नीचे से जो गंदा खून आता है वो वेंस की तरफ से आता है, और वही वेंस आपके लिवर से होकर आपके हार्ट की तरफ जाती हैं। लेकिन जब आपको पाइल्स होने का मसला हो या खून में टॉक्सिसिटी आ जाए तो एक बाईपास सिस्टम बन जाता है और वो बैक पैसेज की तरफ खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं पाइल्स। तो लिवर इसको कंट्रोल करता है कि वो आपका जो गंदा खून नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, और उस वजह से आपको हाइपरटेंशन का या खून जो आपके दिल में जाएगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन होने का खतरा है। तो उसको बचाने के लिए कुदरत ने एक बाईपास सिस्टम बनाया हुआ है कि वो खून जो वेंस के ज़रिए जो डिकम्पोस्ट खून है या गंदा खून है वो ऊपर ना जाए बल्कि वापस निकल जाए, तो वो पाइल्स की या हेमोराइड्स की या ब्लीडिंग की सूरत में आपके बैक पैसेज में आपको फील होता है। तो वो भी वजह है, यानी लिवर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनको आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, इनीमा कराते हैं, परजेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो टॉयलेट का मसला है ठीक रहे। लेकिन अगर आप ज़्यादा मिस यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके ओवर यूज़ या मिस यूज़ के बाद भी बहुत सारे लोगों को हेमोराइड्स या बवासीर का मसला हो जाता है। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली एनल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं इस रास्ते से, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती। मर्दों में अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो बीमारी हो सकती है। कुछ फैमिलीज़ में ये बीमारी रन करती है, अगर आपके बड़ों में बीमारी है तो आप में भी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो जो स्फिंक्टर होता है, वहाँ पर जो रिंग होता है उसमें टेंशन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनके जिस्म के अंदर वैसे ही इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आती है, और वही मसला होता है आपके एनल रिंग के पास, स्फिंक्टर के पास, जो कि वहाँ पर बंद होता है, उसमें स्वेलिंग आएगी, तो वो जगह जो है ना इस तरह की बीमारी को कॉज करेगा। और सबसे आखिर में कुछ बीमारियाँ होती हैं, सेकेंडरी बीमारियाँ होती हैं। अगर आपको वो बीमारियाँ हैं तो उन बीमारियों की वजह से भी आपको हेमोराइड्स या पाइल्स हो सकते हैं, जिसमें खासकर एक बीमारी इसको हम कहते हैं फिशर्स, दूसरी होती है फिस्टूला, दूसरी होती है क्रोन डिजीज़, और अगर किसी को रेक्टल कैंसर हो जाए तो ये बीमारियां सेकेंडरी कॉज होती हैं हेमोराइड्स के पीछे। तो नाजरीन, ये कुछ वजूहात थी। अगर आप समझते हैं कि इनमें से कोई वजह आपके अंदर है तो इस वजह को आप बेहतर करें, इसकी इलाज करवाएं, इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। जब ये बीमारियाँ ठीक होगी तो आपकी जो फाइनल बीमारी है जिसको हम हेमोराइड्स या पाइल्स कहते हैं वो भी बेहतर हो सकती है। अब हम अगले बात करेंगे कि अगर आपको पाइल्स हो गया तो आपकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बवासीर या हेमोराइड्स है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अक्सर टॉयलेट करते वक्त या टॉयलेट के दौरान या उसके बाद बैक पैसेज से खून आएगा, जो कि नॉर्मली ब्राइट रेड कलर का होता है, यानी लाइट रेड कलर का खून आएगा। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होगी, यानी खारिश होगी, बर्निंग होगी, जलन होगी, और आपको बहुत ज़्यादा यानी पेन होगा, आप बैठ नहीं पाएंगे, तो ये एक अलग से इसकी निशानी होती है। इसके अलावा जब आप हाथ लगाते हैं वहाँ पर आपको स्वेलिंग लगेगी या एक लंप सा फील होगा। इसके अलावा कभी कभी आप देखते हैं कि टॉयलेट में जब आप अपने स्टूल को एग्जामिन करें तो उसमें खून के साथ साथ म्यूकस आ रहा होता है, यानी आपको लगता है कि फ्लेम या जो म्यूकस जिसको हम कहते हैं बलगम है वो आपके पखाने के गिर्द लिपटा होता है, तो वो भी इसकी एक निशानी हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है, और ये भी होता है कि आपको लगता है कि आप पखाना करके आए लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नहीं निकला, यानी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ फीसिस होता है। आप टॉयलेट से होकर आते हैं लेकिन लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ रह गई है और आपको बार बार जाना पड़ता है। आपको लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो गई है, प्रोलैप्स होना शुरू हो गया है। और इसके अलावा कभी कभी ये होता है ख़वातीन में बाज़-औक़ात कि जब वहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़वातीन को आपने, अब ये ख़वातीन बेहतर समझते हैं कि उनको दो बड़ी यूनिक किस्म के सिम्टम मिलते हैं कि या तो उनकी फ्रंट ओपनिंग से, वेजाइना से, या तो गैस निकलती रहती है, यानी फ्लैचुलेंस, जो कि नॉर्मली बैक पैसेज से होनी चाहिए, उनकी फ्रंट से फ्लैचुलेंस होती है, वहाँ से उनको गैस निकलती है, और कभी कभी उसी रास्ते से उनको टॉयलेट के ट्रेसेस या स्टूल के ट्रेसेस भी मिलते हैं। तो ये बड़े पेक्यूलर किस्म के सिम्टम्स होते हैं, और जब ख़वातीन ये सिम्टम्स हमारे पास डिस्कस करें तो इसके लिए हमारे पास होम्योपैथी में स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं।
जो कि नॉर्मली आपको पता है कि बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये कंडीशंस होती हैं कि फ्रंट से फ्लैचुलेंस आ रही है, गैस निकल रही है और साथ ही स्टूल भी पास हो रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं। उनके पास नॉर्मली इसके लिए हाइड्रोकोर्टिसोन, लिडोकेन किस्म की स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं जो कि आप लगाते हैं, वो जगह नम हो जाती है और आपके पेन में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन उसके साथ बीमारी आपकी जो ना सप्रेस हो जाती है, ठीक नहीं होती। कभी कभी वो आपको इंटरनल इंसर्ट करने के लिए सपोजिटरीज देते हैं कि आप इंटरनल इंसर्ट करें, और वहाँ पर अगर आपको इंटरनल पाइल्स हैं तो वो बेहतर हो जाती हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स आपको पेन किलर देंगे जिसके साथ पेन रिलीफ आपको मिलता रहेगा, और परजेटिव्स या लैक्सेटिव्स जिसके साथ स्टूल आपका कॉन्स्टिपेशन टूटता है, वो दवाइयाँ तो एक नॉर्मली होती हैं। कभी कभी ये कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको सर्जिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जिसमें हेमोरेक्टोमी होती है कि वो सर्जिकल तरीके से हेमोराइडेक्टोमी के ज़रिए उस जगह को रिमूव कर देते हैं और वो पाइल जो है ना ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक आपका प्रॉब्लम इंटरनल ठीक नहीं होगा, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को रिकरेंट पाइल्स होना शुरू हो जाती हैं, दोबारा बनना शुरू हो जाती हैं। यानी जो सर्जिकल तरीके हैं, ऑपरेशंस हैं, वो भी अक्सर कामयाब नहीं होते। और कभी कभी ये होता है कि वो और बड़े तरीकों से उस जगह पर जो है स्टिचेस करके या मुख्तलिफ किस्म के स्टेपल लगा कर उसको बंद करते हैं। तो ये तो नॉर्मली होता है कन्वेंशनल तरीका कि क्रीम लगा दी, गोलियां खा ली या लैक्सेटिव्स दे दिए ताकि आपको टॉयलेट होता रहे, लेकिन नॉट लॉन्ग टर्म में वहाँ पर आपको इसका इलाज नहीं मिलता। अब हम चलते हैं अपनी तरफ कि हमारे पास जब हमारे पेशेंट्स आते हैं तो कन्वेंशनल तरीकों को छोड़कर हम अल्टरनेटिव तरीकों से, कम्प्लीमेंट्री तरीकों से या होलिस्टिक तरीकों से कैसे इलाज करते हैं। कोई भी बीमारी जब हमारे पास आती है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसमें हम डाइट को चेंज करते हैं। अगर डाइट में आप ऐसी कोई चीज़ें खा रहे हैं जिसके साथ आपको सेंसिटिविटी का मसला है या फूड इंटॉलरेंस का मसला है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करके हटाते हैं। लेकिन पाइल्स की सूरत में आपको जो डाइट चाहिए जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है, उसमें ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, जिसमें मिसाल के तौर पर दलिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, होल ग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक हस्पगोल का सत होता है जिसको साइलम हस्क कहते हैं, उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप फ्रूट्स में चेंजेस करना चाहते हैं तो पपाया का इस्तेमाल करें, केले खाएं, फिग्स इंजीर का इस्तेमाल करें, सेब खाएं, पेयर्स खाएं, ग्रेप्स खाएं और कीवी का इस्तेमाल करें। इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं तो नेचुरल तरीके से आपकी जो है ना टॉयलेट आसानी होगी। मेलन्स का, आप खरबूजों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा ग्रीन सब्जियां आप इस्तेमाल करें, मटर इस्तेमाल करें, गाजर इस्तेमाल करें, और मीठे जो हैं आलू जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इस वीडियो को आप पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं इन चीज़ों को नोट करने के लिए। दालों का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो उसके लिए जो टॉप सोर्सेज होते हैं पानी के, वो होता है तरबूज, वाटरमेलन और क्यूकम्बर्स। इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका फ़ौरन जो पानी का लेवल है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप योगर्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि वो होता है फर्मेंटेड फूड जो कि आपके गट लेवल में प्रोबायोटिक्स में अगर कमी हो गई है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब जो चीज़ें आपने छोड़नी है जिस वजह से बीमारी बढ़ती है, सबसे मेन चीज़ होती है स्पाइसी फूड, उसको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इनकी ये नहीं, इस बीमारी की परहेज़ जो है ना तली हुई चीज़ें और स्पाइसी फूड है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन पीते हैं, तो वो भी आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन करती है। अल्कोहल, शराब जो है डिहाइड्रेशन करती है, लिवर को डिस्टर्ब करती है, तो उनको आपने छोड़ना है। वाइट आटा यानी सफ़ेद आटा और सफ़ेद चीनी आपने नहीं खानी। रेड मीट का इस्तेमाल आपने कम करना है। और अगर आपको डेयरी इंटॉलरेंस है, और डेयरी इंटॉलरेंस की एक निशानी ये भी होती है कि आपके स्टूल में म्यूकस आता है, यानी वहाँ पर आपको नज़र आएगा बलगम बना हुआ, तो आप डेयरी को मतलब कम कर दें, और जिसमें फाइबर कम है या जंक फूड है उसका इस्तेमाल आप कम करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात हम करेंगे कि सप्लीमेंट्स, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, विटामिन की एनालिसिस कराते हैं, तो आपके अगर अंदर मैग्नीशियम सिट्रेट की कमी है तो वो आप ज़रूर लें। मैग्नीशियम सिट्रेट मैं बता रहा हूँ, उसके साथ ये होगा कि जो बाउल मूवमेंट है वो रेगुलर हो जाएगी। विटामिन सी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें कि उसमें कोलेजन होता है, और उसके साथ भी जो आपकी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें इलास्टिसिटी आती है, यानी उसमें लचक आना शुरू हो जाती है। और जैसा मैंने बताया योगर्ट का इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने बैरूनी तौर पर कोई क्रीम लगानी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, आप कोल्ड कंप्रेस लगा सकते हैं, आप पेट्रोलियम जेली जिसको वैसलीन कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आपको मैं एक रेसिपी देता हूँ कि आपने कोकोनट ऑयल में थोड़ी सी डालनी है हल्दी, फ्रेश जो हल्दी जो टर्मरिक होती है, तो उसको आप लगाएं, तो उसके साथ भी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ रिलीफ मिलेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी और इचिंग बर्निंग भी कम होगी। इसके अलावा जो खाने का सोडा होता है वो भी आपको इच में बहुत रिलीफ देता है, यानी अगर खारिश हो रही है तो आप वहाँ पर पानी के में मिक्स करके जो खाने का सोडा था वो उसके साथ आप उस जगह को धोएं या साफ़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आपके साथ मैं कुछ चीज़ें और शेयर करता हूँ। अगर आपको टॉयलेट में कॉन्स्टिपेशन का पुराना मसला है तो आप ये करें कि एक केला लें
उसके साथ एक पेयर एक नाशपाती लें, 1 टेबल स्पून आप लें फ्लैक्स सीड्स और थोड़ा सा उसमें स्पिनच डालें। ये 4 चीज़ें, यानी 1 केला, 1 पेयर, 1 फ्लैक्स सीड की स्पून और उसमें थोड़ा सा स्पिनच, और इसको आप 1 कप कोकोनट पानी के साथ मिक्स करके रोज़ाना इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है काफ़ी ठीक होगा। तो कोकोनट के पानी में इन 4 चीज़ों को आप मिक्स करके आप इस्तेमाल करके पिएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली हम बात करते हैं कुछ हर्बल रेमेडीज़ की। हर्बल रेमेडीज़ यानी वो जड़ी बूटियाँ जिनका आप इस्तेमाल करके बैरूनी तौर पे या खाने के बाद आपको इस बीमारी में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, तो वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। एक जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं कैलेंडुला, वो आप इस्तेमाल करें तो उसके साथ हीलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी। कैमोमाइल एक चाय होती है जो कि आप पी भी सकते हैं और उसके पत्ते आप बैरूनी तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो आपके नर्वस सिस्टम को भी बेहतर करती है, साथ ही साथ वो आपके स्टोमक को बेहतर करती है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो एक हर्ब जिसको हम कहते हैं येरो, YARROW, उसका आप इस्तेमाल उसके साथ ये होगा कि हीलिंग भी होगी और अगर आपको ब्लीडिंग का मसला है तो वो रुक जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि आप इसबगोल के छिलके का ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्लिपरी एम एक जड़ी बूटी है, उसका आप इस्तेमाल करें। उसके साथ ये होगा कि अगर आपके मैदे के अंदर अल्सर बने हुए हैं या मैदे में ऊपर से नीचे तक आपके GI ट्रैक में कहीं पर भी अल्सरेशन का मसला है या ब्लीडिंग हो रही है, तो स्लिपरी एम जो है ना बिल्कुल कोटिंग कर देगी, बिल्कुल प्लस्तर की तरह वहाँ पर उसको बंद करेगी और आपको जो हाइपर एसिडिटी का, तेज़ाबियत का, हार्ट बर्न का मसला है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अरोमा थेरेपी की, क्योंकि ये एक वीडियो है, पैकेज है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो अगली जो बात हमने करनी है वो बैरूनी इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऑयल्स हैं जिसको हम कहते हैं अरोमा थेरेपी एसेंशियल ऑयल। तो उसके आप कुछ फार्मूले बनाकर जो आपके साथ मैं भी शेयर करूँगा, आप बैरूनी तौर पर सिर्फ आप लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला जो आपने करना है, आपने टब भरना है पानी का और उसके अंदर आपने डालना है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बाज़ार में मिलता है जिसकी मैग्नीशियम उसमें होता है बहुत ज़्यादा, और वो आपके वेसल्स को, आपके क्रैम्प्स को भी बेहतर करता है और बड़ा सूदिंग होता है। साथ ही साथ आपने उसमें डालने हैं 5 कतरे लेवेंडर के, 3 कतरे आप डालें टी ट्री के और 3 कतरे आप डालें उसमें कैमोमाइल के। तो तब आपने पानी का भरना है गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ, उसमें थोड़ा सा डालें एप्सम सॉल्ट, 5 कतरे आप उसमें डालें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, 3 कतरे टी ट्री और 3 कतरे ही कैमोमाइल। इसको आप मिक्स करें और इस टब में आप बैठ जाएं तो आप देखेंगे कि आपकी पाइल्स में जो पेन हो रहा है उसमें काफ़ी रिलीफ होगा। अगर आप पानी में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यही आप इस्तेमाल करें कैस्टर ऑयल में, कैमोमाइल, टी ट्री और लेवेंडर, वही जिस तरह मैंने क्वांटिटी बताई उसका आप ऑयल बना लें। उस ऑयल को आप वहाँ उस जगह पर आप मसाज करें, इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको बहुत ज़्यादा इचिंग में, बर्निंग में, पेन में रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है या कैस्टर ऑयल होता है उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही साथ जब आप उसमें लेवेंडर डालते हैं, टी ट्री डालते हैं और कैमोमाइल डालते हैं तो वो बर्निंग के लिए, इचिंग के लिए, इवन जो स्किन की ड्राइनेस होती है, एक्जिमा, सोराइसिस, उसमें भी हेल्प करते हैं। तो बैरूनी तौर पर बजाय आप केमिकल बेस्ड जो क्रीमें लगाते हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगली बात हम करते हैं जो कि मेरी प्रायोरिटी होती है अपने पेशेंट्स के लिए, वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी में हम स्पेसिफिक कंडीशन, हिस्ट्री के मुताबिक पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री को देकर, उनके सिम्टम्स को देकर जब हम इलाज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां 99% बहुत हद तक रिवर्स हो जाती हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो अब आपके साथ मैं कुछ टॉप जो है ना होम्योपैथिक रेमेडीज़ जिसके साथ हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर आप भी अपने लोकल किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से रब्ता करें, डिस्कस करें, तो इन्हीं में से अगर आपको वो भी ये दवाइयाँ देता है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं दुनिया में कहीं से भी, आप टेली कंसल्टेशन के ज़रिए मुझसे फ्री एडवाइस ले सकते हैं या डिटेल कंसल्टेशन के बाद अपना इलाज करवा सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जिसका नाम होम्योपैथी में, उसका नाम है एस्कुलस। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, जब आपको वहाँ पर रेक्टम में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो और आपको लगे कि वो एरिया फुल है, फुलनेस फील होती हो और उसमें ब्लीडिंग ना हो। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप एस्कुलस का इस्तेमाल करें। ये ड्राइनेस, रेक्टम में बहुत ज़्यादा पेन, फुलनेस और विदाउट ब्लीड। अगली दवाई का नाम है हेमामेलिस वर्जीनिया। ये हम तब करते हैं जब आपको ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, यानी खून आ रहा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, सोरनेस होती है, और जहाँ पर कुछ ख़वातीन को खासकर में देखा वेरिकोस वेन्स का मसला हो जाता है, यानी उनको पर्पल्ड या इनगोज्ड वेन नज़र आती हैं, टांगों पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वेरिकोस वेन्स का मसला है, ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सोरनेस है, तो आप हेमामेलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो दवाई है जो कि बहुत कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं पेट के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए, माइंड के लिए, उसका नाम है नक्स वोमिका।
उसका आप इस्तेमाल करें ख़ासकर जब आपको कब्ज़ होता है बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं और आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये 3 चीज़ें हैं कि कब्ज़ का इस्तेमाल, कब्ज़ बहुत ज़्यादा होता है, बेचैनी होती है और आप लेज़ी हैं, तो आपको नक्स वोमिका दवाई फ़ायदा देगी। देखिए होम्योपैथी में तमाम दवाइयाँ लोगों की इंडिविजुअल जो है ना हिस्ट्री के मुताबिक होती हैं। हर दवाई का अलग फ़ायदा होता है, हर दवाई जो है ना अलग तरह से काम करती है। होम्योपैथी इसलिए बाज़ औक़ात फ़ेल हो जाती है कि आप बग़ैर सोचे समझे ऑनलाइन ओवर द काउंटर कोई भी दवाई लेकर इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके सिम्पटम्स, आपकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं करती, इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिलता। या डॉक्टर जो है वो मिक्स करके दवाइयाँ दे देते हैं, कतरे दे देते हैं जिसमें हर चीज़ उन्होंने डाली होती है, तो आपको नहीं पता होता कि कौन-सी दवाई आपको फ़ायदा दे रही है, कौन-सा नुकसान दे रही है। तो अगर आप प्रॉपर किसी के साथ डिस्कस करेंगे अपने सिम्पटम्स और फिर दवाई लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दूसरा ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए गोलियों की सूरत में हम लें, इस तरह से ऊपर लेबल लगा लें और हम इसको इस्तेमाल करें। कुछ होते हैं मदर टिंचर जो कि आपको फ़ौरन रिलीफ के लिए लेने पड़ते हैं, तो होम्योपैथी में मदर टिंचर आप पानी में मिक्स करके लें, लेकिन अदरवाइज़ जो पोटेंसीज़ होती हैं 30 होगी 200 से आप शुरू करें और वो गोलियों की सूरत में आप लें। अच्छा, अगली जो दवाई इसमें हम रिकमेंड करते हैं उसका नाम है रटानिया। मैं होम्योपैथी मेडिसिन्स की बात कर रहा हूँ। तो रटानिया आप दवाई ले सकते हैं जब आपको स्टूल के बाद बर्निंग होती हो। आपने स्टूल पास किया उसके बाद काफ़ी देर तक 1 घंटा 2 घंटे तक आपको इनसाइड रेक्टम में या मक्कत में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है और साथ ही साथ अगर आपको फिशेस का मसला है, फिशेस होती है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा उस एरिया में, तो तब आपने जो दवाई लेनी है उसका नाम है रटानिया। एक और दवाई जो कि एलोस से बनती है, एलोवेरा से बनती है, उसका नाम है एलोस सुक्रोटिना और ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको प्रोट्रूडिंग पाइल्स हों, यानी आपके जो पाइल्स हैं बाहर की तरफ निकलें, जिस तरह ग्रेप्स मैंने बताया, तब आपने इस्तेमाल करें और वहाँ पर आप हाथ लगाएं तो लगे कि वहाँ पर नब्ज़ जो है ना फड़क रही है, पल्सेटिंग सेंसेशंस होती हैं और साथ ही साथ जब आप गर्म होते हैं या गर्म पानी से धोते हैं अपने आप को तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो अगर आपकी ये कंडीशन है तो आप एलोस का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट दवाई उसका नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम तब देते हैं जब फिशर्स होते हैं वहाँ पर क्रैक बन जाते हैं, आप हाथ लगाएं तो रेक्टम के इर्द गिर्द जो ना क्रैकिंग हो जाती है, आपकी स्किन बाजुगत हाथों पे क्रैक बन जाते हैं, डीप क्रैक्स हो जाते हैं, आपके पाँव बाजुगत फट जाते हैं। तो फटने वाली जहाँ पर भी स्किन की कंडीशन होगी, चाहे वो रेक्टम है, चाहे वो आपकी चेहरा है, चाहे वो आपका हाथ है, तो वहाँ पर जो दवाई होम्योपैथी में काम उसका नाम है ग्रेफाइटिस और उसमें भी ब्लीडिंग भी होती है और कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर होता है और अक्सर ऐसे लोग जो ना हमने देखा मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगली दवाई का नाम है सल्फ़र। उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और जब आप अपने आप को धोते हैं या नहाते हैं या गर्म करते हैं, ख़ासकर रात में बिस्तर के में लेटते वक्त, तो गर्माइश के बाद आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो सल्फ़र मेडिसिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आखिरी जो दवाई है उसका नाम है पल्सटीला और पल्सटीना में ये होता है कि आपको प्यास नहीं लगती, आपकी हाइपर एसिडिटी का मसला भी होता है और आपकी जो है कंडीशन चेंज होती रहती है, कभी आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी बर्निंग होगी, कभी इचिंग होगी। तो जब आपके सिम्टम्स शिफ्ट हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, तो जो दवाई आपको फ़ायदा देगी उसका नाम है पल्सटीला। तो नाज़रीन ये एक थोड़ी सी लिस्ट थी, इसमें हज़ारों और भी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सैकड़ों दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो आपको मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर डिस्कस करें, प्रॉपर अपने केस को डिटेल हिस्ट्री के साथ डिस्कस करें और अगर आप 2-3 महीने के लिए इलाज करें, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपकी ये बीमारी बड़े हद तक ठीक हो सकती है। अदरवाइज़ ऐसे लोग हैं कि जो इस बीमारी को सारी उम्र झेलते रहते हैं और सारी उम्र इनको तकलीफ़ रहती है और वो सिर्फ दवाइयाँ लेकर सिर्फ सप्रेस करते रहते हैं, पेन को कंट्रोल करते हैं या टॉयलेट को यूज़ करते रहते हैं। अब नाज़रीन आखिर में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, यानी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करनी चाहिए जो कि आपको इम्प्रूवमेंट दें। सबसे पहली बात तो ये कि आपने टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर नहीं बैठना। टॉयलेट तब जाएँ जब आपको बिल्कुल लगे प्रेशर तैयार है, आप बिल्कुल रेडी हैं टॉयलेट में स्टूल पास करने के लिए, तब आप जाएँ और ज़्यादा आपने नहीं बैठना। वहाँ पर ग्रेविटी जो होती है नीचे की तरफ पुल करेगी तो आपकी तकलीफ में बढ़ेगी। तो टॉयलेट में आपने जाना है टू द पॉइंट 5 से 10 मिनट मैक्सिमम जल्दी फ़ारग होने के लिए। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है कॉन्स्टिपेशन, तो आप अपने टांगों को नीचे स्टूल रखें और फिर बैठें। जब आप अपने आप को एक स्कैटिंग पोजीशन में बैठेंगे तो आपके लिए टॉयलेट करना आसान होगा, या जो एशियन टॉयलेट्स होते हैं उसमें आपको इसमें आसानी होगी। अपने आप को आप कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल बचाएं, स्ट्रेस आप बिल्कुल न लें। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको आप बेहतर करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, डांसिंग करें। पानी का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने अपने आप को टॉयलेट पेपर से इस्तेमाल नहीं कर सफाई करनी, बल्कि पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ आप अपने आप को बेहतर करें। अगर आपको बैठने में दुश्वारी हो रही है तो कुशन इसके मिलते हैं, डोनट शेप कुशन होते हैं जो आप नीचे रखकर उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। अपने आप को साफ़ रखें, हाइजीन का इसमें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अंडरवेयर पहने, ऐसे अंडर गारमेंट पहने जिसमें ब्रीदिंग का मसला हो, उसमें हवा जाए, यानी उसमें पसीना ना बने।
क्योंकि उसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। जहाँ पर एनवायरनमेंट डार्क होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना नमी होती है या अंधेरा होता है, तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन जो बनते हैं वो भी उसी इन्वायरनमेंट में पॉपुलेट करते हैं। तो आपने अंडरगारमेंट ऐसे पहनने हैं जिसमें हवा जाए और आपको हाइजीन का मसला ना हो। साथ ही साथ आप जो है ना स्क्रैचिंग ना करें। जब आपको ख़ारिश होती है, अगर आप स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पर ब्लीडिंग और ज़ख़म बनते हैं, वहाँ पर इरप्शन स्किन की बनना शुरू हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम करते हैं। तो उसकी बजाय आप, जिस तरह मैंने होम्योपैथी में आपको कुछ मेडिसिन बताई, अरोमाथेरेपी की बात की, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें तो आपकी वो कंडीशन बेहतर रेजिस्ट करें स्क्रैचिंग करने को या अपने आप को खारिश करने को। इसके अलावा अगर आप क्रीम लगा रहे हैं, कॉर्टिसी जो हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम्स होती हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, तो उसके साथ मजीद आपकी स्किन जो है ना वो थिन होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी स्किन थिन होगी तो उसमें कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग रन में आपको ज़्यादा हो जाएगी। और आखिर में यही है कि आप ज़्यादा जो है ना लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनका फ़ायदा आपको टेम्प्रेरी होता है, फ़ौरन रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी आपका कभी ठीक नहीं होगा और ये बीमारी भी आपकी कभी ठीक नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी गुजारिशात थी हेमोराइड्स, पाइल्स के हवाले से, बवासीर के हवाले से, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिनिमम टाइम में शेयर करूँ। इस वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं तो इसको आप बार बार देखें, इससे पॉइंट्स नोट करें और अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। सिर्फ दवाइयों पर इन्हिसार ना करें कि आप दवाइयाँ पेन किलर ले रहे हैं और आपकी तकलीफ़ जो है वो अंदर रहती है और आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है। जो मैंने आपके साथ चीज़ें अल्टरनेटिव ऑप्शंस डिस्कस की, उनका ज़रूर आप कोशिश करें। मुझसे अगर आपने अपनी किसी भी ख़ास कंडीशन के बारे में एक यूनिक किस्म का सिम्टम भी डिस्कस करना है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझसे रब्ता करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको ज़रूर शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ दोबारा किसी और इसी तरह के इंपॉर्टेंट मौजू पर बात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।